आज की एक और बड़ी खबर है और खबर है मोदी के अपमान पर भारी घमासान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल विदेश दौरे पर हैं, जॉर्डन पहुंचे हैं। 3 देशों का दौरा है, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे, विदेश में और देश में घमासान मचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में, भारत में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस पर आज बवाल हुआ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी भारत में कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगा रहे थे। जॉर्डन में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे जब पीएम मोदी पहुंचे। मोदी 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 हो रहा था जॉर्डन में, लेकिन संसद में आज बवाल हो रहा था पीएम मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी की गई। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इस शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज न सिर्फ किरण रिजिजू बल्कि पीएम मोदी की कब्र वाले नारे पर जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस से माफी की मांग की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड से जारी प्लीज, इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों के झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही थी, इधर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी वोट चोरी के खिलाफ आज दिल्ली में। चढ़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया करके
और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अपने हर अपमान और गाली को मोदी हथियार बना लेते हैं और उसके वार से विपक्ष ही ढेर हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता ये भूल जाते हैं और विरोध के नाम पर जब भी मौका मिलता है, कभी वोट चोर तो कभी मोदी तेरी कब्र खुदे की नारा लगाते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी के कब्र वाले बयान फिर कांग्रेस के गले की हड्डी बनने लगा है। संसद से सड़क तक राहुल और सोनिया के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा। नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। तो आज संसद में इसी नारे को लेकर बवाल हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है। जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना करना बेहद शर्मनाक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की रैली में लगा मोदी के खिलाफ नारा कांग्रेस की असली सोच और मानसिकता का भी प्रमाण है। यह नामदारों की झुंझलाहट है जो बार बार सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा रैली में हमारे स्टेज से किसी ने ऐसी नारेबाजी नहीं की है। बीजेपी को खुद नहीं पता कि किसने नारेबाजी की है, फिर इस मामले को सदन में क्यों उठाया जा रहा है। हमने संसद में प्रदूषण पर भी चर्चा की मांग की थी, लेकिन बीजेपी सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं देना चाहती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी एक दिन खुद दफन हो जाएगी, नामो निशान नहीं रहेगा। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। इमरान मसूद कह रहे हैं इस तरह की नारेबाजी और अपमान गलत है। कांग्रेस का कभी ऐसा रिकॉर्ड और स्वभाव नहीं रहा है कि हम दूसरों को अपशब्द कहें। सोचिए बात इमरान मसूद कह रहे हैं जो खुद पीएम मोदी के लिए बोटी बोटी शब्दों वाला इस्तेमाल कर चुके हैं शब्दों का। गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये कांग्रेस की बौखलाहट और हताशा है। जनता खुद उनकी कब्र खोद चुकी है, इसलिए ये इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा आरजेडी नेता ने इस तरह की नारेबाजी बिल्कुल गलत है। ऐसे नेताओं को हर हाल में रोकना चाहिए, नहीं तो बीजेपी जैसी पार्टी इसका फायदा उठा लेती है। किरण रिजिजू ने कहा इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए, सदन में जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। इस तरह के वीडियो देखे हैं ना, इसके बारे में सुना जरूर है आप लोगों से, न इस तरह की भाषा को कोई भी कांग्रेस का वर्कर या नेता स्वीकार करेगा, क्योंकि राजनीति में भाषा की मर्यादा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भले मोदी जी रखें या ना रखें, भाजपा रखे या ना रखे, कांग्रेस का एक संस्कार रहे हैं, परंपरा रही है कि इस तरह की भाषा हम नहीं मानते। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना।
कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए। देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा उन्हें नहीं पता कि कौन था जो ये नारे लगा रहा था, लेकिन वो नारे लगाने वाली मंजू मीणा थी। मंजू मीणा कांग्रेस की नेता है, नेता ही नहीं अध्यक्ष है जयपुर की, जयपुर जिला कांग्रेस की अध्यक्ष है मंजू मीणा, जो मोदी के खिलाफ नारे लगा रही थी। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो। ये जरा कौन है मंजू मीणा? मंजू मीणा के बारे में आपको बताऊं, दिल्ली में कांग्रेस की मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा इन्होंने लगाया। इस नारे की अगुवाई करने वाली महिला नेता सुर्खियों में है। कांग्रेस की इस महिला नेता का नाम मंजूलता मीणा है। मंजू मीणा जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। खबर है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत की सहमति से ही उन्हें पद मिला है। दरअसल मंजू 8 साल से कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता है। जमीनी स्तर पर काम कर मंजू ने अपनी खास पहचान बनाई। राजस्थान में कांग्रेस के हर बड़े प्रदर्शन और कार्यक्रम में मौजूद होती है। राजस्थान में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम में भी शामिल हो चुकी हैं। मोदी के खिलाफ विवादित नारा भी राहुल प्रियंका की रैली में लगाया। कहा वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है और चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए मैंने ये नारा लगाया और मैं इस पर कायम हूं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब मंजू मीणा से दूरी बनाने में लगी है। कांग्रेस के बड़े नेता मंजू के बारे में बोलने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं जानते कौन थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मंजू मीणा। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है। आपने कल देखा भी होगा रैली में कितने देश के हर कोने से लाखों की संख्या में लोग आए थे और उन्होंने राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने आए थे। अब की मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब तो यही है कि ये सरकारी एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग हमेशा स्वतंत्र रहता है और अपना स्वतंत्र काम करता है। देखो ये तो जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। और आइए अब आपको बिहार ले चलता हूं। आज एक तस्वीर आई जो चारों तरफ सुर्खियां बनी है। वो तस्वीर ये है, नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां एक महिला का नकाब खींच दिया उन्होंने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक झटके में नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया है। कार्यक्रम में मौजूद है, महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की। नीतीश के इस कदम से सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष उन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। यह घटना डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हुई है। मंच पर जब महिला डॉक्टर प्रमाण पत्र लेने आई तो मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब हटा दिया। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम, आप पीछे देख रहे हैं, सम्राट चौधरी दोनों हाथ से पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ने की। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो हिजाब खींच चुके थे। विपक्षी दल आरजेडी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। साथ ही आरजेडी ने नीतीश कुमार की सेहत पर भी सवाल उठाया है। अब आपको याद होगा इस पर बवाल हो रहा है, आरजेडी उनकी सेहत पर बवाल कर रही है। एक और तस्वीर आई, देख रहे हैं नीतीश कुमार सलामी लेने जा रहे थे। प्रोटोकॉल कहता है कि सिर्फ सीएम सलामी लेंगे, पीछे डीजीपी। नीतीश ने एक एक कर सबको बिठा लिया जीप में। अरे आइए ना, आओ ना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमूमन सीएम खुद सलामी लेते हैं, आगे सीएम खड़े होते हैं, पीछे डीजीपी। नीतीश ने जितने नेता थे उन सबको कहा आइए बैठ जाइए। सम्राट चौधरी को देखिए इशारा किया, वो भी आ गए।
एक और तस्वीर पिछले दिनों आई, आपको याद होगा, नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में थे, एक अधिकारी वहां पहुंचे, उन्हें गमला भेंट किया तो गमला अधिकारी के सिर पर रख दिया। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार ताली स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन की ओर से है। बहुत बहुत स्वागत की ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार ताली स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो नीतीश की सेहत को लेकर अब आरजेडी सवाल उठा रही है। अब बिहार से ही आज की एक और बड़ी खबर है, बीजेपी के कप्तान भी बिहार से हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन नवीन जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यही कमान संभालेंगे अब बीजेपी की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नितिन नवीन जब उन्हें कल फैसला हो गया, कल पता चल गया कि कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो आज सुबह नितिन नवीन मंदिर पहुंचे। और उसके बाद पटना से सीधे दिल्ली के लिए निकले और बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे नए बॉस। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन और उनका गुलदस्तों से स्वागत किया गया। पीयूष गोयल ने स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए और गमछा घुमाना भी शुरू हो गया। और एक और तस्वीर सामने आई जब खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान इंतजार कर रहे थे नितिन नवीन का उनके स्वागत के लिए। और देखिए कार्यालय के अंदर की तस्वीर, नितिन नवीन पहुंचे हैं और उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया बॉस की तरह। वही कप्तान है और वही चीफ है। जेपी नड्डा ने खुद उन्हें कुर्सी पर बिठाया। तो बीजेपी को सबसे युवा अध्यक्ष मिल गया है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे युवा नितिन नवीन है। नितिन नवीन अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, आगे अध्यक्ष होंगे। 45 साल उम्र है नितिन नवीन की। उसके उलट देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, 83 साल उम्र है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 52 साल के हो गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 69 साल की हैं और ममता बनर्जी 70 साल की हैं। सबसे यंग नितिन नवीन है 45 साल के। शरद पवार एनसीपी चीफ 85 साल के हैं और आरजेडी के लालू यादव 77 साल के हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया 88 साल के हैं। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे हैं जो 65 साल के हैं। डीएमके के मुखिया स्टालिन 72 साल के हैं। यानी उन सब के मुकाबले सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष और बीजेपी के चीफ 45 साल के नितिन नवीन होंगे। अब आपको बताऊं कि नितिन नवीन को चुन लिया गया, लेकिन अब उस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं बीजेपी में बिना चुनाव के अध्यक्ष बना देते हैं। असल में अध्यक्ष तो सिर्फ रिमोट से चलता है। रिमोट का कंट्रोल तो बीजेपी में शाह के पास होता है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हमारे यहां नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। नितिन आगे जेन जी और पूरे देश को नई ऊर्जा देंगे। बीजेपी कोई कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं बीजेपी किसी भी अनजान चेहरे को बड़ा पद दे देती है। मुझे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं है। बीजेपी जानबूझकर लो प्रोफाइल चेहरों को पद देती है ताकि उन्हें अपने इशारे पर चला सकें।
देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं नितिन नवीन एबीवीपी में रहे, बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री रहे, बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो अगली पीढ़ी को मौका देती है। कुछ साल पहले जैसे मुझे महाराष्ट्र में मौका दिया गया था, इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी गई। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं अध्यक्ष तो बना लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? बीजेपी देश और जनता को क्या दे रही है? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नितिन ने अपने काम से पार्टी में खास पहचान बनाई है, इसलिए बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मा दिया है। वो पार्टी के बहुत ही विनम्र और समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो संगठन भी समझते हैं और सत्ता की जिम्मेदारी भी जानते हैं। राजीव राय अखिलेश के सांसद ने कहा बीजेपी में सब डमी है। एमपी और राजस्थान के सीएम के बाद एक और डमी। बीजेपी को बस मोहरों की जरूरत होती है। अपर्णा यादव कह रही हैं बाकी पार्टियां सिर्फ जेनजी और युवाओं की बात करती हैं, जबकि मोदी और बीजेपी राजनीति में युवाओं को मौका देती है। सुनिए जरा इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे, जिसे जी जैन कहने वाले लोग हैं। ये न्यू जनरेशन के हैं और ये आने वाले दिनों में वही न्यू जैन को, जी जैन को एक ऊर्जा देंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ नितिन नवीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा देंगे। यूपी के जो अध्यक्ष बना लें, कुछ भी कर लें, और केंद्र में भी किसी को बना लें, जब तक अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारेंगे, इनकी कार्यप्रणाली सुधर नहीं रही है सरकार में, प्रचार प्रसार से चीजें नहीं चलेंगी। जब तक जो जनता को आपको देना है, जिसलिए जनता ने आपको चुन के भेजा, उस पर तो वो कोई काम हो नहीं रहा है। यह संदेश साफ है कि भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है, भाजपा ही विकसित भारत बनाने का काम करेगी। अब देखिए जरा नितिन नवीन कितने पीछे की पंक्ति से आगे आए हैं। ये तस्वीर 2012 की बयां कर रही है। ये तस्वीर देखिए जरा, इसमें कौन कौन खड़ा हुआ है। इसमें अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, उनके बगल में प्रमोद सावंत। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, प्रमोद सावंत सीएम बन चुके हैं, उधर सांघी हैं जो गृह मंत्री हैं। और पीछे देखिए, पीछे नितिन नवीन खड़े हुए हैं। अग्रिम पंक्ति आगे बढ़ चुकी है, पीछे वाली पंक्ति अब आगे आ रही है, जो कार्यकारी अध्यक्ष और बीजेपी चीफ बन रहे हैं। ये बताता है कि बीजेपी कैसे पीछे से लोगों को आगे लेकर आती है। ये तस्वीर में ही पूरी कहानी छिपी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नितिन नवीन बैक सीट पर रहते रहे, पीछे की पंक्ति में, और काम करते रहे। ये उनके परिवार की तस्वीर है। परिवार में कौन कौन है नितिन नवीन के, ये आपको बताऊंगा। ये तस्वीर छठ पूजा की आप देख रहे हैं, पत्नी के साथ छठ मनाते नितिन नवीन। अब आपको बताऊं उनके घर परिवार के बारे में, कहां से ताल्लुक रखते हैं, घर परिवार में कौन है बीजेपी के नए बॉस के। बीजेपी के नए अध्यक्ष की जिंदगी बहुत कम लोग जानते हैं। बांकीपुर से विधायक नितिन मूल रूप से नवादा के रहने वाले हैं। परिवार में उनकी पत्नी, 10 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है। पत्नी दीपमाला कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी अधिकारी थी। पति नितिन राजनीति में आए तो दीपमाला ने नौकरी छोड़ दी। दीपमाला कहती है 15 साल पहले नितिन से अरेंज मैरिज हुई। आज हालत यह है कि मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता, वो खुद समझ जाते हैं। किसी का मन कैसे समझा जाए ये नितिन को बखूबी पता है। नितिन कभी झगड़ा नहीं करते, क्योंकि बोलने से ज्यादा वो सुनते हैं। वो बेहद शांत, सुलझे हुए और संवेदनशील इंसान हैं। नितिन पहले विधायक बने, फिर मंत्री, और अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्हें मिली है, लेकिन इसके बावजूद परिवार और बच्चों के लिए वो समय निकाल लेते हैं। जिंदगी में जब चुनौती और परेशानी आती है तो हम पीएम मोदी को याद करते हैं। अगर मोदी जी मुश्किल हालात में भी देश को अच्छे से संभाल सकते हैं तो फिर हम लोग छोटी मोटी चीजें क्यों नहीं संभाल सकते हैं, नितिन नवीन कहते हैं। दरअसल नितिन नवीन पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी विधायक पिता का निधन हो गया। पढ़ाई छोड़कर नितिन राजनीति में आए, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। नितिन नवीन कहते हैं राजनीति उसी को करना चाहिए जिसमें संघर्ष का मादा हो। आइए सुनवाता हूं, सुनिए जरा उनकी पत्नी क्या कह रही है।
मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मेरे ही लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार से पहली बार कोई युवा व्यक्ति को बनाया गया है अध्यक्ष पूरे भाजपा का, देश भर की, और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसके अध्यक्ष बनाए जाने पे मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश है उनकी हमेशा से कि वो अब इस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी, अपना सहयोग करते रहें। और हमेशा ही उन्होंने किया है छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में या बिहार में भी जो कार्य किया है, उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपना काम किया है, तो आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बाहुबलियों के शौक की तस्वीरें दिखाते हैं। गिफ्ट में 1.5 करोड़ का घोड़ा मिला है बाहुबली बृजभूषण को। तस्वीर देखिए जरा, ये वो घोड़ा है, इसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यार तो पागल हो जाएगा। और ये अभी बच्चा है, 2 साल का है। तो बच्चा है, बच्चा दिखाते हैं। मार्केट में इसकी कीमत बता रहे हैं 1.5 करोड़। तेजवीर बराड़, आप सुन रहे हैं, बृजभूषण को जैसे ही बताया गया ये उनके बर्थडे से पहले उन्हें तोहफा दिया गया, बर्थडे गिफ्ट है उनका, और जैसे ही उन्हें बताया गया 1.5 करोड़ रुपए कीमत है, वो कह रहे हैं पागल हो क्या। मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यार तो पागल हो जाएगा। बच्चा, और ये अभी बच्चा है, 2 साल का है। अब देखिए बृजभूषण को इस तरह के घोड़ों का शौक है। एक और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बृजभूषण के 2 और घोड़े हैं। दो घोड़े आप देख रहे हैं, एक का नाम बादल है, दूसरे का नाम बुलेट। और बाहुबलियों को घोड़ों का शौक होता है। पिछले दिनों एक और तस्वीर आई थी, राजा भैया ने घोड़ा लिया था, नया घोड़ा ट्रोजन। राजा भैया ने बाकायदा पूजा पाठ करके फिर घर में घोड़े को अंदर बुलाया। अब देखिए जरा, बृजभूषण का जो घोड़ा है उसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ में कौन कौन सी गाड़ियां आ जाती हैं, इसकी कीमत 1.5 करोड़ है। ये पोर्शे 1 करोड़ 40 लाख रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा रेंज रोवर, ये भी 1 करोड़ 38 लाख में आ जाएगी। अगली गाड़ी देखिए, टोयोटा वेलफेयर, ये 1 करोड़ 30 लाख में मिल जाएगी। यानी इस घोड़े से कीमत से कहीं कम कीमत में ये महंगी गाड़ियां मिल जाएंगी। आइए सुनिए जरा बृजभूषण क्या कह रहे हैं 1.5 करोड़ के घोड़े पर। ये घोड़ा और गाय ये पहले हर दरवाजे पर होता था, ये हमारे यहाँ नहीं, हर दरवाजे पर घोड़ा होता था। बहुत लोग हाथी पालते थे, मैंने भी शुरू से घोड़ा पाला, मैंने भी शुरू से कुत्ता पाला, गाय शुरू से पालते हैं, आज भी गाय को गुड़ खिलाते हैं। तो इसको शौक से ना देखा जाए, ये एकदम परंपरा थी, गांव की परंपरा थी। हर गांव में 4-6 लोग जो थोड़ा ठीक ठाक होते थे घोड़ा पालते थे। पहले घोड़े से ही चलते थे, घोड़ा पालना शुभ भी माना जाता है।